बच्चों, आज हम लोग तुगलक डायनेस्टी का अध्ययन करेंगे और इनका जो समय है तुगलक वंश का, वो समय क्या है। आप कहोगे कि सर 1320 से 1414 है ईस्वी। क्लियर। और अब हम लोग एक चीज़ यहाँ लर्न करना है हमें कि तुगलक क्या है। आप कहेंगे कि सर ये एक नाम है, राजवंश है, नाम है और क्या है, राजवंश है। ठीक, ये कोई नस्ल का प्रतीक नहीं है। अब तो अगर आपसे पूछा जाए इनकी नस्ल क्या है तो आप कहेंगे कि सर ये तुर्क ही हैं। ठीक है। और अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि इस वंश का जो संस्थापक है वो कौन है, फाउंडर कौन है। तो आप कहेंगे कि सर गियासुद्दीन तुगलक है, वह इस वंश के फाउंडर हैं। ठीक है। और गियासुद्दीन तुगलक के बारे में आप एक चीज़ याद रखिएगा, ये पहले सुल्तान हैं जिन्होंने गाजी की टाइटल को धारण किया है। गाजी की टाइटल को धारण करने वाले ये पहले सुल्तान हैं। क्लियर है। और एक बात आप और याद रखिएगा, इन्होंने सिक्कों पर देवनागरी लिपि को प्रारंभ कर दिया है। तो आप कहेंगे कि सिक्कों पर देवनागरी लिपि तो बहुत पहले से प्रारंभ थी। ठीक है, खुद इल्तुतमिश के सिक्कों पर थी। लेकिन अब प्रश्न आता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इस परंपरा को बंद कर दिया था। इस परंपरा को पुनर्जीवित किसने किया है। आप कहेंगे सर गियासुद्दीन तुगलक। इसको हम शॉर्ट में जीटी बोल देते हैं, गियासुद्दीन तुगलक बोल देते हैं। ठीक है। और फिर हम लोग यहीं से मैटर को लेकर चलेंगे, जीटी नाम से लेकर चलेंगे। तो हमने आपके सामने जब इतनी चर्चाएं कर दी तो अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि गियासुद्दीन तुगलक जब सुल्तान बनते हैं तो इसके पहले आपको एक चीज़ और याद रखना है। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा मंगोलों के आक्रमण का सामना अगर किसी ने किया है, फिर से ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा अगर मंगोल आक्रमण का सामना किसी ने किया है तो वह गियासुद्दीन तुगलक ने ही किया था। गियासुद्दीन तुगलक उर्फ जीटी ने कुल 29 बार मंगोल आक्रमण का सामना किया है। हाउ मेनी टाइम्स? 29 बार इन्होंने मंगोल आक्रमण का सामना किया था। लेकिन आइए हम लोग पढ़ते हैं कि गियासुद्दीन तुगलक जब सुल्तान बनते हैं तो इनके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो बच्चों, सबसे बड़ी जो समस्या है जीटी के सामने वो ये है कि सुल्तान की गरिमा को वापस लाना, सुल्तान की गरिमा को ये वापस लाना, या गरिमा मतलब डिग्निटी को वापस लाना। अब प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर सुल्तान की गरिमा कहाँ चली गई। तो बच्चों, आप एक चीज देखिए कि जब गियासुद्दीन तुगलक शासक बने थे तो उसके पहले कौन लोग शासक थे। आप कहेंगे कि सर देखो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी थे। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी थे, एक तो ये थे, और दूसरे थे नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नासिरुद्दीन खुसरो शाह थे। तो देखिए, जो कुतुबुद्दीन मुबारक हैं, खिलजी हैं, इनके बारे में हमको एक चीज़ याद रखना चाहिए कि इन्होंने क्या सुल्तान को महिमामंडित किया था। इन्होंने तो सुल्तान के स्तर को बुरी तरह से गिरा दिया था। जब ये नग्न होकर के, ठीक है, दरबार में आते हैं, नग्न होकर के ये नग्न स्त्री पुरुषों के बीच में बैठते हैं और स्त्रियों के कपड़े पहनते हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे सुल्तान का महत्व कहाँ जाएगा।
ठीक है, एकदम बुरी तरह से टूट चुका था। और ये देखिए जो नासिरुद्दीन खुसरो शाह हैं, जिन्होंने कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या करके खिलजी वंश को समाप्त कर दिया था, ये क्या कर रहे थे? ये अपने सुल्तान पद को बनाए रखने के लिए खुद सुल्तान होकर के ये अमीरों को रिश्वत देते हैं। और दूसरी बात यह है कि राजकोष का एक बड़ा धन ये औलिया पर लुटा देते हैं, निजामुद्दीन औलिया पर लुटा देते हैं। क्यों औलिया पर लुटा रहे हैं? क्योंकि औलिया उस समय के सबसे लोकप्रिय नेताओं में थे और उन्हें उम्मीद थी कि अगर वो औलिया को खुश रखेंगे तो मुसलमान और हिंदू दोनों ही खुश रखेंगे, क्योंकि औलिया दोनों में लोकप्रिय थे। क्लियर? तो आप एक चीज बताओ कि इससे क्या स्थिति जाएगी? देखो, अमीर को ही जब सुल्तान रिश्वत देने लगे तो फिर क्या स्थिति रह जाएगी? ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि यह सुल्तान की गरिमा को स्थापित करें। क्लियर? तो सुल्तान की गरिमा को स्थापित करने का दो रास्ता हो सकता है। एक रास्ता तो वह हो सकता है जो बलबन ने अपनाया था, मतलब लौह और रक्त की नीति। और दूसरा रास्ता हो सकता है कि आप अपने सद्व्यवहार से, सदचरित्र से, ठीक है, आप सुल्तान को महिमामंडित करें। तो इन्होंने चुना किसे? आप कहेंगे अपने व्यवहार से, सद्व्यवहार से। सद्व्यवहार से इन्होंने सुल्तान को महिमामंडित किया है। तो हम इसकी व्याख्या करें, इसके पहले आप याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत के जो भी सुल्तान आते हैं उसमें श्रेष्ठ सुल्तान इन्हीं को माना जाता है। श्रेष्ठ मुसलमान माना जाता है, श्रेष्ठ मुसलमान माना जाता है। हमारे मुख से सुल्तान निकल गया था, श्रेष्ठ मुसलमान माना जाता है। तो श्रेष्ठ मुसलमान क्यों माना जा रहा है? क्योंकि देखिए, यह जो मुस्लिम धर्म है, इस्लाम है ना, उसकी जो मान्यताएं हैं उसके अनुरूप ही अपने जीवन को जीते थे। मतलब 5 वक्त की नमाज पढ़ना और सब जो चीज़ें हैं, इस्लामिक मान्यताएं हैं, उसको ये फॉलो करते थे। ठीक है। दूसरी बात, तो इससे इन्होंने अपने आप को मुसलमानों में लोकप्रियता प्राप्त कर लिया। और फिर जो खिलजी वंश की शहजादियाँ थीं, जो खिलजियों की शहजादियाँ थीं, ठीक है, इनका इन्होंने शादी विवाह कराया। ठीक है, एक मानवीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए इन्होंने ये सब भी कार्य किया था। और फिर इन्होंने रेवेन्यू में, राजस्व में सुधार किया। राजस्व कर में इन्होंने सुधार किया था। क्या सुधार किया इन्होंने? पहली चीज़ तो इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के काल के जितने भी कठोर कानून थे, सारे कानूनों को इन्होंने वापस ले लिया। एक काम तो ये किया कि अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी कठोर कानून थे सबको इन्होंने वापस ले लिया। अब अलाउद्दीन खिलजी कितना लेते थे? राजस्व 1/2 लेते थे। इसके अतिरिक्त वह चरी, करी, घरी जैसे तमाम कर लेते थे। ठीक है। फिर क्या था कि लोगों के पास जो भूमि थी, ठीक है, जो जागीर के रूप में मिली थी, इन जागीरों को अलाउद्दीन खिलजी ने वापस ले लिया। ठीक है। और सारे लोगों को वेतनभोगी बना दिया। ठीक है। तो इससे भी लोगों को तकलीफ थी। और अब इसमें ये क्या चेंज कर रहे हैं? तो पहली चीज, अलाउद्दीन खिलजी की मसाहत को ये छोड़ देते हैं। मसाहत पद्धति को यह छोड़ देते हैं। मसाहत पद्धति क्या है? भूमि की मापजोक के आधार पर करारोपण करना या कर का निर्धारण करना ही मसाहत है। इन्होंने मसाहत को छोड़ा और इस्लाम का जो नियम है, नस्क या कनकूत, या आप कह सकते हैं एवरेज के आधार पर, एवरेज औसत के आधार पर जो कर का निर्धारण करना होता है, वो इन्होंने किया। क्लियर? और एक निर्देश दिया कि राजस्व में वृद्धि बार बार न की जाए, और अगर राजस्व में वृद्धि करना भी हो तो वर्ष में, एक वर्ष में आप या तो 1/11 और 1/10 तक ही वृद्धि कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वृद्धि नहीं कर सकते। क्लियर? अब सरकारी अधिकारियों को भी खुश करना है, तो सरकारी अधिकारियों को इन्होंने राजस्व में कोई हिस्सा नहीं दिया। ठीक है। यह न उन्हें वेतन दिया, अपितु ये जागीरदारी प्रथा को उन्होंने पुनर्जीवित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने जिस जागीरदारी प्रथा को वापस ले लिया था और सबको नगद वेतन दिया था, इन्होंने क्या किया? इस जागीरदारी व्यवस्था को
पुनः शुरू कर दिया और सरकारी अधिकारी या राजस्व अधिकारी जो कर वसूलते थे उनको वेतन के रूप में उन्होंने जागीरें आवंटित कर दिया। ठीक है। इसके अतिरिक्त हिंदुओं के प्रति इनकी कुछ अलग पॉलिसी है। क्या है? हिंदुओं के संदर्भ में उन्होंने कहा कि भाई देखो, हिंदुओं पर कर को आप बहुत ज़्यादा ना बढ़ाओ, ठीक है, लेकिन बहुत कम भी ना करो। मतलब हिंदुओं पर इनकी जो नीतियां हैं, हिंदुओं के संदर्भ में जो इनकी नीतियां हैं वो कैसी हैं? मध्य मार्गी हैं, मध्य मार्गी हैं। वो चाहते हैं कि हिंदुओं पर कर इतना ज़्यादा ना हो जाए कि हिंदू खेती बाड़ी ही करना छोड़ दें और वो भाग जाएं, और इतना कम भी ना हो जाए कि उनके पास बचत ज़्यादा हो जाए। जब बचत ज़्यादा हो जाएगी तो ये महत्वाकांक्षी बन जाएंगे, महत्वाकांक्षी जब बन जाएंगे तो ये बगावती बन जाएंगे। ठीक है। इसके साथ साथ उन्होंने संचार जो संसाधन है, चाहे वो डाक व्यवस्था की बात रही हो, चाहे वो सड़क मार्ग की बात रही हो, इसका उन्होंने खूब विकास किया था। ठीक है। और इवन कि आप याद रखिएगा, इन्होंने सिंचाई के लिए नहरों के निर्माण की भी परंपरा को शुरू कर दिया, या प्रक्रिया को इन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है। न्याय व्यवस्था में भी इन्होंने सुधार किया। ठीक है। इसका मतलब ये है कि यह है न्याय व्यवस्था में भी इन्होंने सुधार किया था। इसका मतलब ये हुआ कि गयासुद्दीन तुगलक अपने सद्व्यवहार से लोकप्रिय हो रहे। ठीक है। और इन्होंने सुल्तान की महिमा को महिमा मंडित किया था। अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है, और वो प्रश्न आता ये है कि देखिए, जब गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान बन जाते हैं तो इन्होंने साम्राज्यवादी नीति को अपनाया था। ठीक है। आप कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में अगर विलय की नीति किसी ने अपनाया है तो पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक है। मतलब दक्षिण भारत में विलय की नीति को अपनाने वाले ये पहले शासक हैं। ठीक है। और बच्चों, अब हमको देखना है कि इनके काल के, गयासुद्दीन तुगलक के काल के अभियान क्या हैं। ठीक है। मिलिट्री इन्वेजन क्या है, ठीक है, अभियान क्या है। तो पहली बात आप याद रखिएगा कि 1321 में सुल्तान ने अपने बड़े बेटे जौना को, जौना, यही जौना है जिसके नाम पर जौनपुर शहर की स्थापना होगी, लेकिन इनका ये बड़ा बेटा है जौना, जौना को ये उलुग या महान नेता की टाइटल दे देते हैं। क्लियर। और महान नेता की टाइटल देने के बाद ये करते क्या है कि इसको निर्देश देते हैं कि वह वारंगल अभियान करे। ठीक है। या आप कह सकते हैं कि तेलंगाना अभियान करे। तेलंगाना अभियान पर भेजते हैं। तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? वारंगल है। ठीक है। शासक कौन है? प्रताप रुद्रदेव है। ठीक है, रुद्रदेव। क्लियर। तो जब ये जौना यहाँ अभियान कर रहे हैं प्रताप रुद्रदेव के ऊपर, तो 1321 में तो पहली बार ये असफल हो गए। क्यों असफल हो गए? क्योंकि प्रताप रुद्रदेव की जो फोर्टिफिकेशन था या सैन्यकरण था, वह सैन्यकरण इतना मजबूत था कि जौना को वापस आना पड़ा था। ठीक है। यहाँ तक भी कहा जाता है कि यहाँ पर इन्होंने अफवाह फैलाई थी कि कृपया मुझे जाने दिया जाए, क्योंकि दिल्ली में सुल्तान की डेथ हो चुकी है, और इस तरह से इन्होंने अपनी जान को बचाया था। ठीक है। अब इसके संदर्भ में काफ़ी विवाद है कि था भी या नहीं था। ठीक है। लेकिन इब्न बतूता कहता है कि यह अफवाह फैलाया था किसने? जौना खान ने। ठीक है। जबकि बर्नी कहता है कि नहीं, यह अफवाह उन्होंने नहीं फैलाया था, अपितु उबैद नाम के एक व्यक्ति ने फैलाया था। उबैद। ठीक है। इब्न बतूता, देखिए, बर्नी कहता है कि सुल्तान के मरने की जो अफवाह थी वो उबैद ने फैलाया था, जबकि इब्न बतूता कहता है, ठीक है, क्लियर, कि यह अफवाह जौना ने फैलाया था कि जीटी की डेथ हो गई है, सुल्तान की दिल्ली में डेथ हो गई थी। खैर, जो कुछ भी हो, अब आप बताइए आप क्या निर्णय ले सकते हैं। बस आप इतना याद रखिएगा कि आपको ये कहना है कि साहब कुछ भी हो, पहला अभियान इनका असफल रहा है। तो जब ये पहला अभियान असफल रहा तो ये वापस चले गए थे, और 1323 में इन्होंने दोबारा अभियान किया था, और 1323 में इन्होंने वारंगल को जीता था, और इस बार इन्होंने वारंगल का नाम बदल दिया, वारंगल।
वारंगल का नाम बदल दिया और वारंगल का नाम बदल करके क्या रख दिया, सुल्तानपुर कर दिया है। क्लियर। और बच्चों कहा यह जाता है कि इन्होंने मालाबार भी अभियान किया था, ठीक है। इनके ऊपर ये भी कहा जाता है कि मंगोलों का भी आक्रमण हुआ था, लेकिन कुछ भी प्रमाणित नहीं है मैटर। अब हम देखते हैं बंगाल अभियान, सुल्तान का बंगाल अभियान, जीटी का बंगाल अभियान। तो अगर हम आपको बंगाल अभियान बताएं तो इसके पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि देखिए, जब बलबन की डेथ हुई थी, किसकी, बलबन की जब डेथ हुई, मृत्यु हुई, ठीक है, तो बलबन की मृत्यु होने पर होने के बाद ही बंगाल स्वतंत्र हो गया था, ठीक है। तो जब बंगाल स्वतंत्र हुआ तो गयासुद्दीन तुगलक के काल में बंगाल में 3 भाई थे। एक था गयासुद्दीन बहादुर और दूसरा था शमसुद्दीन बहादुर और तीसरे थे नासिरुद्दीन बहादुर। फिर से हम आपको बता दें कि देखिए, जब गयासुद्दीन तुगलक सत्तासीन हो रहे हैं, शासन कर रहे हैं, ठीक है, तो उस समय बंगाल में, ठीक है, ये 3 भाई आपस में सत्ता का संघर्ष कर रहे थे, ठीक है। तो अब इस सत्ता संघर्ष में शमसुद्दीन बहादुर मार दिया गया था और नासिरुद्दीन बहादुर यही भाग करके सुल्तान जीटी के पास पहुंचता है और सहायता मांगता है। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने अपने सेनापति जफर को कहा कि वह इसकी सहायता करे और खुद भी चले गए, ठीक है। और फिर उन्होंने नासिरुद्दीन बहादुर को सत्तासीन किया और नासिरुद्दीन बहादुर को उन्होंने पूरे बंगाल का नहीं, उत्तरी बंगाल का सुल्तान बनाया था। और इसका मतलब पूर्वी और दक्षिणी जो बंगाल है, इस बंगाल का विलय इन्होंने सल्तनत में कर लिया था। क्लियर बच्चों, ये मैटर आपका हो गया। अब हम ये देखते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक की डेथ कैसे होती है, ठीक है। तो आइए हम लोग जरा देखते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक की मौत क्या है। तो बच्चों, ये एक रहस्य है, ठीक है, और इस रहस्य की परतों को खोलने का काम समय समय पर इतिहासकारों ने किया है। तो यहाँ पर देखिए, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु। तो देखिए, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु पर ईश्वरी प्रसाद महान इतिहासकार हैं, ईश्वरी प्रसाद हैं। एक और बड़ा नाम है बच्चों, बुलजले हेग। और समकालीन जो इतिहासकार हैं, उस समय के जो इतिहासकार हैं, उसमें है इब्न बतूता और एक और नाम है उसी समय का ईसामी, ठीक है। तो ये समस्त लोग ये कहते हैं कि जो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु है, यह एक साजिश है, षड्यंत्र है, और यह षड्यंत्र उनके बेटे जौना ने किया है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। 1333 में यह मोरक्को या अफ्रीका से ये सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के जब दरबार में पहुंचता है, कौन, इब्न बतूता। इसकी किताब भी आप जानते हैं, रहला है, ठीक है। तो इब्न बतूता जब 1333 में दिल्ली में पहुंचता है, ठीक है, तो वो कहता है कि मुझे शेख रुकनुद्दीन ने बताया था, शेख रुकनुद्दीन ने बताया था कि यह साजिश जौना ने किया था। अब ये साजिश कैसी की गई थी, ठीक है। तो कहता है कि सुल्तान जब बंगाल में थे तो उस समय सुल्तान को यह सूचना मिली थी, गयासुद्दीन तुगलक को यह सूचना मिली थी कि चिश्ती शिक्षक या आध्यात्मिक गुरु निजामुद्दीन औलिया यह उसके दरबार को
और उसके बेटे को, जोना खां को पथ भ्रष्ट कर रहे हैं, ठीक है, और पूरे चारों ओर संगीतमय कर रहे हैं। और जानते ही हैं कि इस्लाम में संगीत प्रतिबंधित है। तो ऐसी स्थितियों में जीटी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने एक धमकी दिया था निजामुद्दीन औलिया को, ठीक है। क्या धमकी दिया था कि मैं बंगाल से लौट करके जैसे दिल्ली पहुंचूंगा, तुम्हें, मतलब निजामुद्दीन औलिया को और उनके खानकाह मतलब मठ आप कह सकते हैं, मठ को सबको, ठीक है, उखाड़ करके यमुना में फेंकवा दूंगा। लेकिन औलिया ने उस समय कहा था कि हुनूज दिल्ली दूरस्ती, हुनूज दिल्ली दूरस्ती, हुजूर दिल्ली दूर है, आप नहीं पहुंच पाओगे दिल्ली, ठीक है, क्लियर। अब यहां प्रश्न आता है कि आखिर औलिया ने ऐसा कैसे कह दिया, और औलिया का जो शिष्य है वो जोना खां है, जोना खां है, ठीक है। मतलब आप देख रहे हैं कि पिता ऐसा कह रहा है और फिर निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, ऐसी बातें कर रहे हैं। फिर इसके बाद जब वो लौट करके आ रहे थे बंगाल से, तो अपने साथ हाथी लिए हुए थे, बंगाल से हाथियां लेकर, ये वेल प्रशिक्षित हाथियां थीं, उनको लेकर आए थे। तो जोना खां ने किया क्या कि दिल्ली से कोई 3-4 किलोमीटर पहले ही, दूर ही, ठीक है, पहले कह सकते हैं, पहले एक अफगानपुर स्थान पड़ता है, और इसी अफगानपुर में जोना ने एक लकड़ी का मतलब महल बनवाया था, ठीक है। इसका शिल्पी भी इब्न बतूता लिखता है कि मोहम्मद एयाज था, मोहम्मद एयाज। ये क्या है, आप कहेंगे कि सर ये एक शिल्पी हैं, ठीक है। किसके शिल्पी हैं, तो आप कहेंगे कि सर अफगानपुर महल के यह शिल्पी हैं, ठीक है। अब हमको एक चीज़ याद रखना है, यहाँ हमको लर्न कर लेनी है। क्या बात लर्न करनी है, तो आप याद रखिएगा कि यही जो शिल्पी है, ठीक है, इसी ने इसे बनाया है। और किस तरह से बनाया है कि ये थोड़ा सा भी ठोकर लगेगा और ये गिर जाएगा, क्लियर। और फिर जब सुल्तान हाथियों के काफिले के साथ यहाँ पहुँचता है, तो ऐसी स्थिति में जोना खां अपने पिता से रिक्वेस्ट करता है कि वो जो उनके साथ हाथियाँ लाई गई हैं, ठीक है, वह अपने कर्तव्य को दिखाएं। और नमाज का समय हो चुका था, शेष लोग नमाज पढ़ने के लिए जा चुके थे, लेकिन जोना ने व्यवस्था दी थी कि पिताजी इसी राजमहल में ही क्या करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, ठीक है। और नमाज पढ़ाने के लिए भी रुकनुद्दीन की नियुक्ति कर दी गई थी, शेख रुकनुद्दीन, वही रुकनुद्दीन जिसने इब्न बतूता को सब कुछ बताया था, उसकी नियुक्ति भी कर दी गई थी। लेकिन अफसोस कि एक बात यहाँ हो जाएगी, और वह बात ये होगी, ठीक है, कि हाथियों ने ठोकर मारा और पूरा महल सुल्तान के ऊपर गिर गया, सुल्तान यहीं पर दफन हो गया, ठीक है। और इसी के साथ ये पूरा मैटर ख़त्म हो जाता है। गयासुद्दीन तुगलक के मरने के बाद अब बारी किसकी है, तो आप कहेंगे कि सर अब बारी आएगी उनके बेटे जोना की, और यही जोना खां उर्फ अबुल मुजाहिद, ठीक है, ये किस नाम से शासक बन जाते हैं, आप कहेंगे कि सर यही हैं मोहम्मद बिन तुगलक। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बनते हैं। इनकी जो उपाधि है वो उलुग है, लेकिन इनके जो सिक्के हैं उन सिक्कों पर इनकी उपाधि कुछ और है। वो क्या है, तो आप कहेंगे जिल्ली अल्लाह की उपाधि है, ठीक है। अब ये जो जिल्ली अल्लाह है, इसका मतलब है ईश्वर की छाया। और एक चीज़ आप याद रखिएगा, इन्होंने 2 प्रकार के सिक्के जारी किए थे, ठीक है, जिसमें इनका एक सिक्का है जिस्फी, और जिस्फी नाम का जो सिक्का है इन्होंने राजधानी दौलताबाद से जारी किया था, ठीक है ना। कहाँ से जारी किया है, तो आप कहोगे कि दौलताबाद से इन्होंने अपना ये सिक्का जारी किया था, ठीक है। और हम आपको मोहम्मद बिन तुगलक का हेडिंग डाल देते हैं, और मोहम्मद बिन तुगलक की हेडिंग डालने के बाद, ठीक है,
उन्हें अलग से ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए हेडिंग डालते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ये हमारा मैटर रहेगा और इनका समय रहेगा। ठीक है, कहाँ से 1325 से और कहाँ तक 1351 ईस्वी तक रहेगा। ठीक है, इसमें हम कुछ बात भी आपसे कर लेते हैं, लेकिन इनका स्वतंत्र मैटर इसके बाद ही लेंगे। लेकिन जो बात हम आपसे करने जा रहे हैं वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पहली चीज़, मोहम्मद बिन तुगलक आप पूरा ही लिख लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमको एक चीज़ लर्न करना है। ठीक है, वो ये याद रखना है कि इनको इसामी ने क्या कहा था, इब्न बतूता ने क्या कहा था, ये हमको याद रखना है। तो आप कह देंगे कि इसामी और इब्न बतूता इनको काफिर कहते हैं, विधर्मी बताते हैं। ठीक है, बर्नी भी इनको विधर्मी मानते हैं और स्मिथ विधर्मी। देखिए, यही दोनों आपको लगाना है, इससे ज़्यादा मत करना है, नहीं करना है, बर्नी को नहीं लाना है। इसामी और इब्न बतूता को ही कहना है कि ये काफिर कहता है। और स्मिथ क्या कहता है, कहते हैं, तो ये कहते हैं कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ये विरोधी गुणों के मिश्रण है, विरोधी गुणों के मिश्रण है। एक बात तो इन्होंने ये कह डाला और फिर इसके साथ साथ उन्होंने कहा, एक और नाम आप याद रखिएगा, एल्फिंस्टन का। एल्फिंस्टन सर क्या कहते हैं, इनके बारे में महान इतिहासकार हैं। ये कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का अंश मौजूद था, पागलपन का अंश मौजूद था। ठीक है, और फिर एक और याद रखिएगा कि इब्न बतूता कहता है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक उपहार देने में और रक्त बहाने में दोनों में समान हैं। मतलब कब वो रक्त बहा देंगे, कब वह ठीक है उपहार दे देंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, और अब हमको ये चीज़ और याद रखना है कि सुल्तान के बारे में ऐसा क्यों कहा जा रहा है। देखिए, सुल्तान की मेन चीज़ थी कि सुल्तान धार्मिक सहिष्णु थे, धार्मिक सहिष्णु थे। और इनके जो दरबारी थे या समकालीन इतिहासकार थे, वह समकालीन इतिहासकार मुख्यतः मौला थे, धर्मगुरु थे। और इन मौलाओं को ठीक है सुल्तान की धर्म सहिष्णुता अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक है, क्योंकि देखिए सुल्तान करते क्या हैं, हिंदुओं का त्यौहार है होली और दिवाली, इसमें भी वो खूब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। और जैन जो शिक्षक हैं जिन प्रभु सूरी सर, तो जिन प्रभु सूरी को भी इन्होंने संरक्षण दिया था। ठीक है, और एक चीज़ और, इन्होंने हिंदुओं को प्रशासन में खूब बड़े बड़े पद दिए थे, जैसे साई है, साईं है, रतन है, धारा है, ठीक है, और मिरन राय है। इन लोगों को बड़े बड़े पद इन्होंने दिए हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इनकी जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति है, निश्चय ही ठीक है अन्य लोगों को रास नहीं आएगी। ठीक है, मतलब जो मुस्लिम कट्टरपंथी हैं, मुस्लिम नहीं कह सकते हैं आप, कट्टरपंथियों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। क्लियर। और बच्चों, हम आपको बता दें कि दिल्ली सल्तनत का जो सबसे बड़ा साम्राज्य निर्मित किया है, सबसे बड़ा साम्राज्य अगर किसी का है तो मोहम्मद बिन तुगलक का है। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही ठीक है सल्तनत की सीमाएं ठीक है अरब सागर या कन्याकुमारी को टच कर गई थी। ठीक, क्योंकि पांड्य राज्य का विलय भी इन्होंने किया था। लेकिन ये भी आप याद रखिएगा कि सबसे बड़ी साम्राज्य सीमा, सबसे बड़ा साम्राज्य अगर किसी का है तो मोहम्मद बिन तुगलक का है। और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सबसे ज़्यादा बगावतें भी होती हैं। 37 बगावतें मोहम्मद बिन तुगलक के काल में होती हैं। ठीक है, लेकिन हमको एक चीज़ और भी याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था कि जो सरकारी नौकरियां हैं वह योग्य के लिए हैं और योग्यताएं किसी की बपौती नहीं होती। ठीक है, अगर हिंदू योग्य हैं तो हिंदुओं को ये पद दिया जाना चाहिए। फिर उन्होंने उलेमाओं को, अर्थात जो धर्मगुरु हैं, इस्लामिक जो धर्मगुरु हैं उलेमा, इस उलेमा वर्ग को इन्होंने सत्ता में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करने दिया।
ठीक है। केवल अगर उनको सुझाव देने का साहस कर सकता था तो बर्नी कह सकता था। बर्नी से उनकी अच्छी खासी पटती थी, दोस्ती थी, और बर्नी को उन्होंने नदीम की उपाधि से भी विभूषित किया हुआ था, ठीक है ना, क्लियर। तो इस प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, कुछ अलग शासक हैं, क्लियर ना। इन्होंने शासन में जो है योग्यता के सिद्धांत का पहली बार परिचय दिया है, और ये कभी भी धार्मिक व्यक्ति नहीं थे। हाँ, अंतिम समय में जब वृद्धावस्था में इन्होंने देखा कि यार मेरे खिलाफ तो चारों ओर मुसलमान बगावत कर रहा है, ठीक है, तो इन्होंने मुसलमानों को खुश करने के लिए मिस्र के खलीफा से, ठीक है, क्या कर लिया, मानपत्र प्राप्त कर लिया था, ठीक है। और इसके पहले इसी खलीफा का एक कोई गरीब भाई है, ठीक है, उस गरीब भाई को इन्होंने बुलाया था, अपने दरबार में बुलाया था, और दरबार में बुलाने के बाद जो है खुद, ठीक है, उसके पैरों को उठा करके अपने गले पर रख करके और ये कहे थे कि साहब आप तो, ठीक है, हमारे अन्नदाता हैं। उसका नाम क्या था, तो आप कह दीजिएगा किताबों में गयासुद्दीन मोहम्मद मिलता है इसका नाम, ठीक है, क्लियर। तो मेन जो मैटर रहा वो हमने आपको इनका दे रखा है। अब हम देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के जो सुधार हैं वो क्या क्या हैं, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के जो सुधार का टॉपिक आएगा, ठीक है, उसको आप देखें इस तरह से है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो पहला सुधार किया वह सुधार उन्होंने कहाँ किया था, तो आप कहोगे कि सर इन्होंने राजस्व में सुधार किया था। सर राजस्व में इन्होंने सुधार किया था। क्या सुधार किया था? पहली चीज़ कि अब तक दिल्ली सल्तनत में अब तक राजस्व वसूली का कोई नियम नहीं था, तो इन्होंने सबसे पहली बात किया क्या, हस्म ए बहिलास्त, हस्म ए बहिलास्त के नाम से एक रजिस्टर का, बहिलास्त, हस्म ए बहिलास्त के नाम से एक रजिस्टर का विकास किया था, और उसी में इन्होंने किसने कर दिया है किसने नहीं दिया है ये सबका इन्होंने लेखा जोखा कराया था, ठीक है। फिर इन्होंने एक दीवाने कोही नाम का विभाग बना रखा था, दीवाने कोही नाम का विभाग बनाया, और दीवाने कोही का ये कार्य दिया कि आप मालगुजारी वसूलें, और मालगुजारी की वसूली और भूमि सुधार का काम आपको करना है, ठीक है। साथ में इनका दोआब में इन्होंने कर वृद्धि किया है, दोआब में कर वृद्धि किया। अब बच्चों ये जो दोआब में कर वृद्धि इन्होंने किया, ठीक है, वैसे तो ये 1326-27 में किया इन्होंने। अब इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी है, काफ़ी विवाद रहा है, ठीक है। क्या विवाद रहता है? क्योंकि फरिश्ता कहते हैं कि ये जो कर में वृद्धि थी ये 3 से 4 गुना ज़्यादा थी, फिलहाल वृद्धि की गई थी, ठीक है। लेकिन ये जो वृद्धि हुई थी इसका जनता ने विरोध किया था। क्यों विरोध किया था? क्योंकि उस समय अकाल आया हुआ था दोआब में, और उस समय तो सुल्तान को सहयोग करना चाहिए था, ठीक है। लेकिन सूचना के अभाव में सुल्तान ने असमय यहाँ पर वृद्धि कर दिया और जनता ने इसका विरोध कर दिया था, ठीक है। बाद में जब सुल्तान को जानकारी मिलेगी तो सुल्तान करते क्या हैं, ठीक है, कि किसानों को सोंधरा देते हैं। सोंधरा का मतलब क्या हुआ? सोंधरा का मतलब है कि ब्याज पर ऋण देते हैं, ठीक है, और फिर बीज है, बैल है, इस रूप में भी किसानों को वह सहयोग करते हैं। फिर इनके बारे में एक चीज़ और है कि इन्होंने राजधानी में परिवर्तन किया था, ठीक है। क्या किया इन्होंने? तो आप कहोगे कि सर राजधानी में इन्होंने परिवर्तन किया। राजधानी परिवर्तन तो हम देखते हैं कि जो राजधानी परिवर्तन इन्होंने किया वह कब किया है, तो आप कहोगे कि सर देखो, ठीक है, 26-27 में इन्होंने किया था। 1326-27 में इन्होंने राजधानी में परिवर्तन किया था, और ये राजधानी ये दिल्ली से दौलताबाद ले गए थे, दिल्ली से दौलताबाद ले गए थे। अब ये क्यों ले गए थे? देखिए, इन्होंने किसी से बताया नहीं है कि हमने इस कारण ऐसा किया है। इसका मतलब राजधानी परिवर्तन का उद्देश्य भी रहस्य के पर्दों में छिपा है। हाँ, अब एल श्रीवास्तव जैसे लोग कहते हैं कि इन्होंने मंगोलों के आक्रमण से साम्राज्य की सुरक्षा करने के लिए ऐसा किया था, ये से कोई सहमत नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये है कि बर्नी कहते हैं कि दौलताबाद जो है साम्राज्य के केंद्र में था, इसलिए राजधानी बदली गई थी। तो जाहिर सी बात है कि बर्नी को न तो इतिहास पता है न भूगोल,
ठीक है। दौलताबाद किनारे ही पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, न कि वो साम्राज्य के केंद्र में है, ठीक है। इसके साथ साथ इसामी और इब्न बतूता इनका ये कहना है कि साहब ये दिल्ली की जनता को दंडित करने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। फिर एक चीज़ आप याद रखिएगा कि 1335 में इन्होंने अपनी राजधानी को वापस ले लिया था, पुनः दिल्ली को वापस कर लिया था। तो अब इनके बारे में ये आलोचना की जाती है कि अगर सुल्तान को राजधानी बदलना ही था तो सुल्तान को यहाँ की जनता से क्या लेना देना था, सुल्तान को जनता को तो ले ही नहीं जाना चाहिए था, अपितु उन्हें प्रशासनिक अधिकारियों को लेके जाना चाहिए था, ठीक है। इसके अतिरिक्त सांकेतिक मुद्रा का इन्होंने प्रचलन किया था, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। अब ये कब किया था, तो आप कह देना कि सर ये 1329 और 30 में किया था। अब प्रश्न आता है कि इन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन क्यों किया, तो आप कह देना कि सर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसलिए किया था कि पूरी दुनिया में उस समय चांदी की कमी थी और चांदी की इसी कमी को दूर करने के लिए उन्होंने चांदी के स्थान पर तांबे का सिक्का जारी कर दिया था। लेकिन यह फ्लॉप कर गया, असफल कर गया, क्योंकि सुल्तान की एक कमी ये रही कि सुल्तान ने ऐसी कोई आकृति इस पर निर्मित नहीं की थी कि जनता उसका नकल न कर पाती, ठीक है। और ऐसी स्थिति में यह असफल हो गया। लेकिन बर्नी कहता है कि इसकी असफलता के मूल में अगर कोई है तो वह है हिंदू, क्योंकि हिंदुओं ने, ठीक है, फ्रॉड करके और सुल्तान के सांकेतिक मुद्रा के सिद्धांत को, ठीक है, क्या कर दिया, फ्लॉप करा दिया, असफल करा दिया। लेकिन हमें आपको ये बताना होगा कि जो सांकेतिक मुद्रा है यह दुनिया में सबसे पहली चीज़, ठीक है, किसने चलाई थी, चीन ने चलाई थी, फिर ईरान ने चलाई थी, फिर भारत में तुगलक ने चलाई थी। तो चीन में तो ये सफल रही, ईरान में ये असफल रही है, ठीक है ना। अब हमको एक चीज़ और याद रखना है, ठीक है, कि इनके जो अभियान है वो अभियान कौन है, तो आप कह दिएगा सर इनके काल का जो अभियान है वो है खुरासन अभियान। अब ये खुरासन क्या है, आप कहेंगे सर ईरान का एक प्रांत है और यहाँ पर इन्होंने अभियान इसलिए किया था क्योंकि खुरासन में जो है बगावतें चल रही थी और इस बगावत से ये लाभ उठाना चाहते थे ताकि ईरान पर भी हमारा अधिकार हो जाए। लेकिन इसके लिए इन्होंने एक बड़ी सेना भी बनाई थी और उस सेना को, ठीक है, कहा जाता है कि 3,70,000 की फ़ौज इन्होंने निर्मित की थी और इस फौज को इन्होंने एडवांस में पेमेंट भी कर दिया था, पूरी तैयारी कर लिया था। लेकिन अभियान करने में इन्होंने थोड़ी देरी कर दी और उस देरी का परिणाम ये हुआ कि खुरासन की जो का माहौल है वो शांत प्रिय हो गया और ऐसी स्थिति में इन्होंने अभियान नहीं किया। फिर उन्होंने नागरकोट अभियान किया था। नागरकोट में ज्वाला देवी का मंदिर है, उस पर इन्होंने अभियान किया था। लेकिन आप याद रखिएगा धार्मिक सहिष्णुता के कारण इन्होंने यहाँ के पुरोहितों से वसूली तो करी लेकिन मंदिर को इन्होंने किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुँचाई थी। एक इनका और अभियान है कराजल अभियान, और जो कराजल अभियान है इनका, ये भी इन्होंने 1337 में ही किया है और कराजल को कभी कभी कुमायूं भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा इनका जो कराजल अभियान है इस पर फरिश्ता का कहना है कि देखिए कराजल अभियान जो है केवल एक मतलब शुरुआत थी, उद्देश्य था कि हम कराजल अभियान के नाम पर चीन को जीतें, ठीक है, चीन जीतने का इनका उद्देश्य था। जबकि बर्नी कहता है कि नहीं, चीन जीतना उद्देश्य नहीं था, ये चाहते थे कि इराक और खुरासन को जीतना, ये इनका उद्देश्य बताता है बर्नी, ठीक है। और बच्चों इसके साथ हमको एक चीज़ याद रखना है कि इनके काल में सर्वाधिक विद्रोह भी होते हैं और ये विद्रोहों में कौन कौन से विद्रोह हैं, तो हमको एक चीज़ याद रखना है कि जो इनके काल के विद्रोह हैं उसमें एक प्रमुख जो विद्रोह हैं, विद्रोह इनके काल में बहुत हैं, कहीं 37 मिलेगा कहीं 34 मिलेगा, ठीक है ना। तो 1327 में इनके जो बुआ के लड़के हैं बहाउद्दीन गुरसास, ठीक है। तो बहाउद्दीन गुरसास ये सागर के इक़्तिदार थे, ठीक है ना। तो सागर के इस इक़्तिदार ने, ठीक है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध में विद्रोह कर दिया था, ठीक है। और जब सुल्तान ने इनका पीछा किया तो बहाउद्दीन गुरसास भाग करके काम्पिल्ले चले गए थे, ठीक है।
और काम्पिल्य के शासक काम्पिल्य देव से जब सुल्तान ने इनकी मांग किया, काम्पिल्य देव से जब सुल्तान ने बहाउद्दीन गुरसास्प की मांग किया तो काम्पिल्य देव ने युद्ध की तैयारी कर ली और इनको जो है होयसल राज्य में भेज दिया। बहाउद्दीन गुरसास्प को कहाँ भेज दिया? होयसल दरबार में भेज दिया और अपनी पत्नियों से जौहर व्रत का पालन करने का निर्देश दे दिया था, ठीक है, और युद्ध में मारा गया था। तो बच्चों यही काम्पिल्य देव हैं जिनके सेनापति हैं हरिहर और बुक्का, और यही हरिहर बुक्का गिरफ्तार किए गए थे। गिरफ्तार करके इन्हें दिल्ली लाया गया था और इनको मुसलमान बनाया गया था। लेकिन बाद में हरिहर और बुक्का, ठीक है, ये दक्षिण में एक मुसलमान के रूप में गए थे, ठीक है, विश्वास जीता था सुल्तान का, और सुल्तान का विश्वास जीतने के बाद ये मुसलमान के रूप में तुगलक साम्राज्य का शासन चलाने के लिए दक्षिण भेजे गए थे। लेकिन ये श्रृंगेरी पहुंच गए थे और श्रृंगेरी में जा कर के इन्होंने क्या किया था? शंकराचार्य से पुनः हिंदू बन करके यही दोनों लोग हैं जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था, ठीक है। इसके बाद एक और नाम हम आपको बता दें, ठीक है, और वो नाम है, एक इनके रिलेटिव ही हैं और वो हैं बहराम आइवा की बगावत। तो बहराम आइवा ने जो बगावत किया है ये कब किया है? तो आप कहोगे कि सर 1327 में किया है ना, 1327 में इनकी ये बगावत है। अब बहराम आइवा क्या है? ये उच्छ और सिंध के क्या हैं? उच्छ है, सिंध है, मुल्तान है, कर सकते हैं आप, वहाँ के इक़्तादार हैं। इक़्तादार मतलब प्रांतपति हैं, ठीक है। और जब इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया तो इन्होंने बगावत कर दिया था, तो इनकी बगावत का दमन किया गया था। और एक बगावत इनके काल की और होती है, ये भी महत्वपूर्ण बगावत है, और ये बगावत दौलताबाद में होती है। और दौलताबाद में ये बगावत विदेशी मुसलमान हसन गंगू करते हैं और हसन गंगू ने यह बगावत करके बहमनी राज्य की स्थापना किया था, ठीक है। फिर हम एक कल्चरल मैटर में के साथ इस मैटर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और वो मैटर क्या है? तो आप याद रखेंगे कि सर वो मैटर ये है, राजनय संबंध। तो बच्चों जो राजनय संबंध है इसके बारे में हमको यह बताना है कि देखिए 1341 में चीन के शासक कौन है? तोगन तिमूर सर हैं। और तोगन तिमूर ने क्या किया था? अपना दूत, उसका नाम नहीं मिलता, ठीक है, तोगन तिमूर ने अपने दूत को, ठीक है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भेजा था और यह कह करके भेजा था कि आप जाइए और उन्हें जो सीमाओं पर बौद्ध मंदिर हैं, ठीक है, उनके पुनर्निर्माण की अनुमति लेकर आइए, ठीक है। तो इसी के उत्तर में मोहम्मद बिन तुगलक ने भी 1342 में इब्न बतूता को चीन की यात्रा पर भेजा था। वो अलग की बात है कि इब्न बतूता चीन नहीं पहुंचा था, वो मलाया के क्षेत्रों से ही वापस आ गया था और फिर वह अपने देश मोरक्को वापस चला गया था 5 साल के बाद, ठीक है, वो लौट कर आया था, ठीक है, और फिर वो अपने देश को वापस चला गया था, ठीक है। तो हमने ये मैटर आज यहीं पर समाप्त कर दिया। कल हम लोग देखेंगे फिर वो तुगलक के मैटर को, ठीक है। विशिंग यू ऑल द लक।